चलो आपसे एक सवाल पूछता हूँ। 28 फरवरी 2026 जब यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पे अटैक किया था, पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहां से 20% दुनिया का ऑयल सप्लाई होता है, इफेक्टिवली वो भी क्लोज्ड है। इस सारे टेंशन वाले माहौल में गोल्ड को क्या होना चाहिए था? सोच के बताओ। एक्सप्लोड कर जाना चाहिए था? जब भी वॉर होती है, केओस होती है, दुनिया में ऐसी अनसर्टेनिटी होती है, तो क्या शाइन करता है? जो सेफ हेवन होते हैं वो क्या है? गोल्ड, है ना? तो बेसिकली गोल्ड तो नए हाइज बना देना चाहिए था, पर हुआ क्या एग्जैक्टली? अगर आप पीक देखोगे, गोल्ड जैन से अभी तक ऑलमोस्ट 20% गिर चुका है। $5600 पर आउंस पे ट्रेड कर रहा था जनवरी में, वहां से गिरते गिरते ऑलमोस्ट $4200 पे आ चुका है। अगर इंडिया में बात करूं तो 1,80,000 रुपए पर 10 ग्राम से गिरता गिरता 1,50,000 के अराउंड आ गया है। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर हमने हमेशा ये सीखा था कि जब भी वॉर होती है, केओस होती है, लोग सेफ हेवन में भागते हैं और गोल्ड शाइन करता है उस टाइम, तो इस बार इक्विटी के साथ साथ गोल्ड भी क्यों गिर रहा है? और अगर गिर रहा है तो आगे क्या होने वाला है? और 2026 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साल है आपके लिए, क्योंकि इस टाइम इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि आपको एफडी में पैसे डाल देने चाहिए, कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो इंडिया में, यूएस में, चाइना में, कहाँ करना चाहिए, या फिर गोल्ड अभी भी सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है? इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। कोशिश करना वीडियो एंड तक देखो, बिकॉज मैंने बहुत सारी रिसर्च करके ये वीडियो बनाई है। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो होपफुली एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहले ये जानते हैं, इस वॉर से पहले गोल्ड कहां पे था? अगर मैं सिर्फ 2025 की बात करूं ना, गोल्ड ने 60% का रिटर्न दिया है एक साल में। यूरो न्यूज ने बोला था वन ऑफ द बेस्ट एनुअल गेन्स इन डेकेड्स। और मैंने इन वीडियोस में कवर भी किए थे वो रीजंस क्यों गोल्ड इतना रैली कर रहा है। पर अगर आपको बताऊं, सबसे पहली बात थी सेंट्रल बैंक बाइंग। सेंट्रल बैंक पागलों की तरह बाय करे जा रहे थे गोल्ड को, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जाया जा रहा था। दूसरा, डी डॉलराइजेशन, वो मोमेंटम तेज होता जा रहा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया और ज्यादा गोल्ड खरीदे जा रही थी। और तीसरा, जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, यूएस लगातार सैंक्शन लगाए जा रहा था, ट्रेड टैरिफ्स लगाए जा रहा था, दुनिया भर की और चीजें हो रही थी, जिसकी वजह से भी डॉलर पे लोगों का भरोसा कम हो रहा था और वो वीकेंड हो रहा था और गोल्ड स्पाइक करता जा रहा था। इसका मतलब पूरी दुनिया गोल्ड के पीछे लगातार भाग रही थी और हम इंडियंस भी कम नहीं है। अगर मैं इंडिया की बात भी करूं तो इंडिया में हमने गोल्ड को ऑलमोस्ट 1,80,000 रुपए पर 10 ग्राम पे ले गए थे। 1,80,000 रुपए। कुछ डेटा से अगर आपको बताऊं तो इंडियन इन्वेस्टर्स ने 43,000 करोड़ डाले हैं गोल्ड ईटीएफ में 2025 में, जिससे हमारी ओवरऑल होल्डिंग्स आ गई थी 116.5 टन बाय मार्च 2026। तो बेसिकली सेटअप कुछ ऐसा था, पूरी दुनिया पागलों की तरह गोल्ड खरीदे जा रहे थे, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे आ गया था और लेवरेज हर जगह था। सब लोगों ने लिटरली लेवरेज कर रखा था। और उसके जस्ट बाद क्या हुआ? एक वॉर। और उस वॉर ने इस पूरे लेवरेज वाले सेटअप को पूरा तोड़ दिया और हमने एक 20% का क्रैश देखा गोल्ड में। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये 20% का क्रैश है, क्या ये यहां से और ज्यादा होने वाला है, या अब जो बाकी आपके 8-10 महीने बचे हैं, इसमें गोल्ड एक बहुत ही खतरनाक कमबैक देने वाला है? अब मैं आपको वो एग्जैक्टली बताता हूँ क्या होने वाला है। अब मैं आपको जो गोल्ड का ये लॉन्ग टर्म बिहेवियर होता है ना, उससे पहले शॉर्ट टर्म बिहेवियर समझाता हूँ कैसे चलता है। और यहां समझाने के लिए आपको बताता हूँ मैं एक 3 फोर्स ट्रैप के बारे में। यहाँ पे 3 फोर्सेज हैं जो बेसिकली गोल्ड को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं शॉर्ट टर्म में। पहली फोर्स, क्रूड ऑयल। अब देखो, जब ये वॉर स्टार्ट हुई ना, तो सबसे पहली चीज क्या हुई थी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने ब्लॉक कर दिया था, जिससे क्रूड ऑयल का प्राइस ऑलमोस्ट $115 पर बैरल चला गया था। ये नॉर्मल 60-70 के राउंड रहता है अगर आप ये चार्ट देखोगे, और भागता हुआ ये $115 पे आ गया था। अब दिक्कत क्या है? क्रूड ऑयल जो है ना, उस पर पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब क्या है? अगर क्रूड ऑयल का पैसा बढ़ता है तो ये इन्फ्लेशनरी होता है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ इससे लिंक्ड है। आप जो खा रहे हो, आप जो पेट्रोल से गाड़ी चला रहे हो, आपके घर में जो फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रहे हैं, जो फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं फार्म्स में, हर चीज इस पर डिपेंडेंट होती है। और अगर ये सारी चीजें बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेशन और गोल्ड इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। कभी भी अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है इकोनॉमी में, तो गोल्ड के प्राइस गिरने ही गिरने हैं हमेशा। इसलिए हमेशा याद रखना,
अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिकॉज क्रूड ऑयल सब कुछ इंपैक्ट कर देता है। और अगर वो होगा तो गोल्ड आपका गिरना ही गिरना है। यह है फोर्स 1। फोर्स 2, रेट कट। अब गोल्ड जो है उसका प्राइस रेट कट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप ये देखो, जो यूएस सीपीआई रिपोर्ट आई है आपकी मार्च में, इसमें इन्फ्लेशन आ गया है 3.3% पे। अगर मैं आपको इसका बताऊं एग्जैक्टली, ये हाईएस्ट लेवल है सिंस मई 2024। अगर आपका सीपीआई इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 3.3% पे आ गया है, इसका मतलब जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट फेड कट करेगा दिसंबर 2026 तक, वो प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट बहुत नीचे, ऑलमोस्ट 30% पे आ गई है। और अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होते हैं तो अगेन सेम बात है, गोल्ड और इंटरेस्ट रेट कट साथ में चलते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो गई है तो गोल्ड का प्राइस भी फॉल हो जाता है। हमेशा याद रखना है, दूसरी बात बता रहा हूं मैं आपको, इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट होता है गोल्ड का प्राइस। अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो गोल्ड ऊपर भागता है, अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होते हैं तो गोल्ड या तो स्टैग्नेंट या फिर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। यह है आपका दूसरा पॉइंट। और फिर आती है आपकी फोर्स 3, जो है फोर्स्ड लिक्विडेशन। अब ये वो पॉइंट है जो हेडलाइंस ने बिल्कुल मिस कर दिया था। देखो, जब गोल्ड $5500 पर आउंस पे था ना, तो एक मैसिव लेवरेज थी। लोगों ने पागलों की तरह एक्स्ट्रा लेवरेज लेके गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, स्पेसिफिकली गोल्ड ईटीएफ्स में भर भर के इन्वेस्ट किया था। और वो एक्स्ट्रा मतलब लिटरली जो लेवरेज पे इन्वेस्ट किया था, जो आपका फ्री कैश नहीं था। अब इससे क्या होता है ना कि जब आप लेवरेज पे इन्वेस्ट करते हो और एकदम से प्राइस क्रैश आ जाता है, तो एक चीज होती है मार्जिन कॉल, बिकॉज आपको वो मार्जिन कवर अप करना पड़ता है। तो जब प्राइस गिरता है और आपको मार्जिन कॉल आ जाती है तो आपको उसको बेच के भागना पड़ता है, और जब आप बेचते हो तो उससे प्राइस और गिर जाता है। ये एक डेथ स्पाइरल है कि प्राइस गिरा, मार्जिन कॉल आई तो आपने जल्दी से बेचा, उससे प्राइस और गिर गया, और ये लगातार नीचे आता चला जाता है। और इसी डेथ स्पाइरल ने ऑलमोस्ट 20% का क्रैश करा दिया गोल्ड में। अब देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक बहुत पुरानी मार्केट की सेइंग है, व्हेन वरिड अबाउट द प्रेजेंट सेल, व्हेन वरिड अबाउट द फ्यूचर बाय। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस टाइम के एनवायरनमेंट में। ईरान और यूएस और इजराइल की वॉर में इस टाइम इन्फ्लेशन बढ़ गया है, सब चीज़ों के रेट्स बढ़ चुके हैं, बुरे हाल है क्रूड ऑयल के, हर चीज़ के। करंटली प्रेजेंट में दुनिया भर की टेंशन है, और इसलिए गोल्ड बिक रहा है, लोग बेच के अपना कैश एक्यूमुलेट कर रहे हैं। लेकिन जो फ्यूचर है, फ्यूचर का मतलब डी-डॉलराइजेशन की जो प्रॉब्लम चल रही है, या प्रॉब्लम के इनफैक्ट जो चल रही है, या जो सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहे हैं, या जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, वो अभी भी है, वो फ्यूचर में है, वो अभी भी है। इसीलिए जो आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड है गोल्ड का, वो इंटैक्ट है। और मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ वीडियो पे, और मैं आपको अब समझाता हूँ लॉन्ग टर्म ट्रेंड किस तरफ जा रहा है और आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। इस वीडियो पे ना मैं काफी दिन से काम कर रहा था, और मैंने एक पूरा सेक्शन प्लान किया था द रिवर्सल नाम से, जो मैं अब आपको यहाँ बताता। लेकिन आज सुबह कुछ ऐसा हुआ है जिससे पूरी पिक्चर ही बदल गई है। पी स्टॉक्स की बात चल रही थी, जिससे मुझे लग रहा था चीजें बेटर हो जाएंगी, और उसीलिए मैंने रिवर्सल प्लान किया था इस पार्ट में अपने इस वीडियो के। लेकिन जेडी वैंस जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और अब्बास अरागची वगैरह जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वगैरह लोग हैं, वो सारे पाकिस्तान में आज मिले पी स्टॉक्स के लिए, और मैंने सोचा था कि ये सही हो जाएगी और चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। लेकिन 21 घंटे की नेगोशिएशंस के बाद पीस डील में कोई अग्रीमेंट नहीं आया। इनफैक्ट यहाँ से चीजें और ज्यादा खराब हो गई हैं। वो वापस यूएस चले गए हैं, ईरान के लोग वापस ईरान चले गए हैं, और अभी और ज्यादा एस्केलेशन हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां ऑलमोस्ट वापस से खुलने की बात होना शुरू हो गई थी, वो उल्टा डोनाल्ड ट्रम्प ने ही धमकी दे दी है। उन्होंने बोल दिया है कि अब वो ही ब्लॉक कर देंगे उसको, और किसी भी टैंकर को वहां से निकलने नहीं देंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड की सिचुएशन और ज्यादा खराब होने वाली है। बिकॉज मैं यहाँ पे आपको बताता कि अब क्रूड ऑयल प्राइस स्टेबल हो गए हैं, इसलिए गोल्ड वापस ऊपर आएगा, लेकिन उल्टा जो आज हुआ है इसकी वजह से शायद क्रूड ऑयल प्राइस और ज्यादा ऊपर जाना शुरू कर देंगे, इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ने की हालत आ जाएगी, ये वॉर और ज्यादा एस्केलेट हो गई है, इसकी वजह से शायद शॉर्ट टर्म में गोल्ड और ज्यादा क्रैश कर सकता है। लेकिन ये एक और इंटरेस्टिंग पार्ट हमें बताता है, वो ये है कि अगले 12 से 18 महीने की जो पिक्चर है ना गोल्ड की, वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। इसका मतलब ये वीडियो जब भी रिलीज होगी, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली 5 दिन में रिलीज हो जाएगी, अराउंड मे बी
18-19 अप्रैल के अराउंड जब भी रिलीज होगी, आप उस टाइम गोल्ड का प्राइस देखना। मेरे हिसाब से अभी के हिसाब से थोड़ा गिर जाना चाहिए गोल्ड, और वो शायद बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन जोन होगी। पर मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, और इसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ मैं। देखो, इस वॉर से पहले ना, इस सीज फायर से पहले, इन सब चीजों से पहले जितनी भी फोर्सेस थी जो गोल्ड के मल्टी ईयर ट्रेंड को पुश कर रही थी, वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ 3 पॉइंट्स आपको बताता हूँ मैं क्लियरली। सबसे पहला पॉइंट ये है, जितनी ज्यादा लंबी ये वॉर खिंचेगी, लिटरली जितनी भी ज्यादा लंबी ये वॉर खिंचेगी ना, उतना ज्यादा दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स डॉलर से दूर भागेंगी और गोल्ड ज्यादा खरीदेंगी। और इसका मतलब क्या होने वाला है, गोल्ड का मल्टी ईयर जो बुल रन है वो एकदम इंटैक्ट है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ डेटा के साथ बताता हूँ। अगर मैं आरबीआई के गोल्ड रिजर्व्स की बात करूं तो अभी वो 880 टन पे है, जो कि रिकॉर्ड हाई है। अगर मैं जैन 2026 की बात करूं तो गोल्ड अकाउंट करता है 17.2% इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। ये भी हाईएस्ट प्रोपोर्शन है, एकदम हाईएस्ट रिकॉर्ड लेवल पे है। दूसरी बात, सिर्फ एक हफ्ते में, अप्रैल 3 जो हफ्ता एंड हुआ है, उसमें इंडिया की जो गोल्ड रिजर्व है वो जंप कर गए हैं 7.2 बिलियन डॉलर ऊपर। मतलब हम टोटल पे आ गए हैं 120.7 बिलियन डॉलर। अब इन सब का मतलब आप समझ रहे हो, जो गोल्ड की स्ट्रक्चरल बाइंग है ना, शॉर्ट टर्म में आप बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वगैरह जो भी आप एक छोटा सा क्रैश देखोगे, पर लॉन्ग टर्म में ये और एम्पलीफाई हो गया है। जो गोल्ड के टारगेट्स भी थे ना बैंक्स के, वो और ज्यादा ऊपर चले गए। मैं अभी आपको बताता हूँ पॉइंट 3 में वो एग्जैक्टली टारगेट्स क्या है, पर वो भी और ऊपर जाना शुरू हो गया। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो क्लोज हो गया है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर 12 से 18 महीने तक ये इन्फ्लेशन लगातार ऊपर रहता है तो वो स्ट्रक्चरली गोल्ड पॉजिटिव होता है। और मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में हाई रहता है तो आपके बॉन्ड्स का रेट और आपके कैश की जो रिटर्न है वो वैसे ही इरोड कर देता है वो, क्योंकि ऑब्वियस आप इन्फ्लेशन समझते हो और जो आपका रिटर्न समझते हो, जो आप एफडी कर रहे हो मान लो 6-7% पे, और इन्फ्लेशन अगर उससे ऊपर जा चुका है तो ऑब्वियसली आपका रिटर्न नेट नेट जीरो होने वाला है, इनफैक्ट यहाँ माइनस में होने वाला है। तो अगर इन्फ्लेशन जो है वो स्ट्रक्चरली हाई रहता है इकोनॉमी में ओवर अ लॉन्ग टर्म, तो वो गोल्ड पॉजिटिव होता है, और उस टाइम गोल्ड का रिटर्न और ज्यादा बढ़ जाने वाला है। तो मे बी आप 2-3 महीने शायद पेन देखो गोल्ड में, पर अगर आप 12 महीने होल्ड कर सकते हो या मे बी उससे ज्यादा कर सकते हो, तो आप काफी अच्छा रिटर्न भी देख सकते हो गोल्ड में। पॉइंट नंबर 3, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझने के लिए, 3 बिग बैंक्स, बहुत बड़ी बैंक्स, उन्होंने अपने ईयर एंड टारगेट्स गोल्ड के मूव कर दिए हैं। और मैं आपको अगर बताऊंगा तो शायद ऑटोमेटिकली आपको बहुत ट्रस्ट आ जाएगा गोल्ड की बाइंग को लेकर। सबसे पहले बात करता हूं मैं जेपी मॉर्गन की। जेपी मॉर्गन ने अपना टारगेट सेट कर दिया है $6,300 पर आउंस बाय एंड ऑफ 2026। अभी हम ऑलमोस्ट $47 पर आउंस पे हैं, और जेपी मॉर्गन का टारगेट है $6,300 पर आउंस। ये हो गया पहला। दूसरा, डूश बैंक। अगर आप डूश बैंक का फोरकास्ट देखोगे तो वो है $6,000 अगेन बाय दिस ईयर एंड। तो जेपी मॉर्गन 6,300 पे है और डूश बैंक $6,000 पे है। तीसरा, एसपीडीआर की जो गोल्ड स्ट्रैटेजी टीम है, जो बेसिकली टीम सबसे ज्यादा बड़ा गोल्ड का ईटीएफ मैनेज करती है, उन्होंने बिग बेस केस दिया है। बेस केस है उनका 4750 से $5,500। यहां उन्होंने दिया है 50% प्रोबेबिलिटी। और जो अपना बुल केस दिया है वो है $5,500 से लेके $6,200, और यहां दी है 35% प्रोबेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है। अगर मैं जेपी मॉर्गन के फोरकास्ट की बात करूं तो यहां से आपका 30 से 35% का रिटर्न होने वाला है। अगर मैं डूश बैंक की बात करूं तो वहां भी आपका ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न होने वाला है। और अगर मैं एसपीडीआर के बेस केस की बात करूं तो वो आपको 5-10% होगा, लेकिन अगर बुल केस की बात करूं तो वहां भी आपका रिटर्न 30 से 35% होने वाला है। अब सोच के बताओ, 2026 है, जब दुनिया में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसे ब्लॉक्ड रहता है, क्रूड ऑयल प्राइस स्पाइक करते रहते हैं, इकोनॉमी हमारी तो काफी ज्यादा क्रश हो जाएगी, बिकॉज हम बहुत ऑयल डिपेंडेंट है। ऐसी सिचुएशन में जब इक्विटी के बुरे हाल हैं, इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो कैश और बॉन्ड्स का कोई सेंस नहीं बनता ज्यादा खास, एफडी का तो बिल्कुल भी नहीं बनता। क्या ऑप्शन है? और अगर गोल्ड उस टाइम इतना अट्रैक्टिव है, जो आपको बड़ी बैंक्स भी उनके हिसाब से 30 से 35% रिटर्न आपको दे सकते हैं। देखो 2026 जैसे साल में ना, जब इक्विटी के बुरे हाल है, अगर आपका साल का 30-35% रिटर्न हो सकता है तो ये बहुत ज़्यादा क्रेजी है लिटरली। अगर आपका 15-20% रिटर्न भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।
और यहाँ हम बात कर रहे हैं 30 से 35% रिटर्न की। तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, अब बस मैं वो क्लियर करके आपको बता देता हूँ और फिर आप आराम से इस वीडियो को बंद कर देना। तो आ जाओ एक्शन प्लान की बात कर लेते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले बोल दूं मैं, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो अपनी रिसर्च जरूर कर लेना। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ, वो भी एजुकेशन पर्सपेक्टिव से। अब सबसे पहली बात ये आती है, मान लेते हैं गोल्ड आपके पास बहुत पहले से था, जैन से बहुत पहले से, बिकॉज आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैं गोल्ड बहुत ज्यादा बाय कर रहा था लास्ट ईयर भी। अगर आपके पास बहुत सारा गोल्ड है और अभी 20% मार्केट क्रैश कर गई है, पर आई एम अज्यूमिंग आपका गोल्ड तो पहले बहुत नीचे से होगा, पर मान लेते हैं जो भी आपको अगर लॉस भी है या थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी है गोल्ड पे, तो क्या करना चाहिए, चुपचाप शराफत से जरा सा भी गोल्ड नहीं बेचना चाहिए। मैंने अपना एक यूनिट भी नहीं बेचा है और बेचूंगा भी नहीं 2026 में। अगर आप देखोगे जो स्ट्रक्चरल चीजें हैं जैसे कि डी डॉलराइजेशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग और जो दुनिया की ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, वो कहीं नहीं गई है, वो अभी भी है। इनफैक्ट इस ईरान यूएस इजराइल वॉर से और ज्यादा बढ़ गई है। क्रूड ऑयल की वजह से थोड़ा बहुत क्रैश आया है गोल्ड में, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सिचुएशन है वो एकदम इंटैक्ट है। इसका मतलब जरा सा भी गोल्ड आपको बेचना नहीं चाहिए, ये हो गई पहली बात। दूसरा, अगर आपके पास गोल्ड है या नहीं है पर आप बाय करने का सोच रहे थे, तो देखो मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं क्या खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से गोल्ड ईटीएफ इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं उस चक्कर में आपको फिर से एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा कि फिजिकल गोल्ड और ये और वो। गोल्ड ईटीएफ वन ऑफ द इजीएस्ट, फास्टेस्ट और सिंपलेस्ट ऑप्शन है गोल्ड बाय करने का। और यहाँ गोल्ड ईटीएफ में भी सबसे ज्यादा बड़ा ईटीएफ जो गोल्ड का है, सबसे लिक्विड जो है, वो है निपॉन का गोल्ड बीज, GOLDBEES, गोल्ड बीज। अब अगर आपने ये बहुत पहले से खरीद रखा है या नहीं खरीदा और आप खरीदना चाहते हो, तो अभी ऑलमोस्ट 123 के अराउंड ट्रेड कर रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं आज 13 अप्रैल को। अब यहां से अगर गोल्ड नीचे गिरना शुरू होता है, लेट्स से 120, 115, 112 पे आ जाता है, ये तो आप भूल जाओ कि आप बॉटम एकदम कैच कर लोगे, वो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, नॉनसेंसिकल बात है। यहां से हर 2-4% जब गोल्ड गिर रहा है ना, आप बाय करते रहना। लमसम पैसे डालने का टाइम है, एसआईपी का टाइम नहीं है। पर लमसम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक साथ पूरे 10 लाख रुपए डाल दिए। लेट्स से अगर मेरे पास 10 लाख रुपए होते तो मैं 2.5 लाख करके डालता। जब 123 पे है तो लेट्स से 2.5 लाख डाल देता। जब यहाँ से 115 पे आऊंगा तो 2.5 लाख डाल देता। लेट्स से वहां से 110 पे आ गया तो और 2.5 लाख डाल देता। वहां से लेट्स से 100 रुपए पे आ गया गोल्ड बीज तो और 2.5 लाख रुपए डाल देता, और फिर शराफत से बैठ जाता और फिर डालता नहीं रहता कि जितना भी गिर जाए। बट द होल आइडिया इज कि मैं बॉटम तो नहीं पकड़ पाऊंगा, लेकिन हर छोटे छोटे नीचे क्रैश पे अगर बाय करता रहूंगा तो इवेंचुअली जब ये ऊपर जाएगा तो मेरा एवरेज बहुत नीचे होगा, मुझे अच्छा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, आपने मान लो गोल्ड बिल्कुल खरीदा ही नहीं था कभी और आप पहली बार आप सोच रहे हो खरीदने का, तो सेम स्ट्रैटेजी है, आपको ऐसे ही गोल्ड बाय करना चाहिए। और मैं पोर्टफोलियो साइजिंग की अगर बात करूं तो मैं हमेशा बात करता था गोल्ड 5 से 10% आपके पोर्टफोलियो का होना चाहिए, पर यहां मैं एक छोटा सा चेंज लेके आ रहा हूं। 2026 में अनसर्टेनिटी और इस पूरे दुनिया के तमाशे के हिसाब से मेरे हिसाब से गोल्ड एलोकेशन 20% भी होना बहुत सेंसिबल है। इनफैक्ट या मैं आपको अपना पर्सनल मूव भी बता देता हूं, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं मैं खुद अपने पैसे का इन्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे हवाओं में नहीं बताता। मैंने ऑलमोस्ट करीब 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करे हुए हैं गोल्ड में, पर अब मैं शायद अगले 4 हफ्तों में और 30-40 लाख रुपए और गोल्ड में डालूंगा। नेट नेट मैं भी अपने पोर्टफोलियो में उसको 15-20% लेके आने की कोशिश कर दूंगा, और मुझे लगता है बहुत सेंसिबल मूव है, बिकॉज इक्विटी ज्यादा सेंस नहीं बना रही है, एफडी वगैरह तो सेंस बनाते ही नहीं है, बॉन्ड्स भी मेरे हिसाब से ज्यादा सेंस नहीं बनाते इन्फ्लेशन वाले एनवायरनमेंट में। ऐसे टाइम पे मेरे हिसाब से गोल्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा एसेट है। अगर आप बाय करते हो और शांति से पैनिक नहीं करते हो, अगले 12-18 महीने रुक सकते हो, तो मेरे हिसाब से आप इक्विटी से बहुत ज्यादा रिटर्न कमा लोगे गोल्ड में। अब ये वीडियो के एंड पे लाता है, पर एक छोटा सा पॉइंट सुन के जाना। मेरा जो नो नॉनसेंस इन्वेस्टिंग क्लब है वो मैं लॉन्च नहीं कर पाया बिकॉज सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं, उस पर काम कर रहा हूँ, पर एक फॉर्म है नीचे, उसको जरूर भर देना। मैं बहुत जल्दी आप सब लोगों को कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दूंगा और कुछ ना कुछ एजुकेशनल वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर दूंगा डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे। तो वो फॉर्म जरूर भर देना, और मैं आपको अगले हफ्ते फिर से मिलता हूँ बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।